नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। 6 to 8 के लिए जूनियर लेवल की एसएसटी इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लिए हैं, वे सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं, जो संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे आपको सोल्व करना पड़ेगा, कितनी गहराई से पूछा जाएगा, सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन मैंने इसमें अधिकतर पीवाईक्यू भी लिए हैं, मिक्स क्वेश्चन भी लिए हैं, न्यू क्वेश्चन भी लिए हैं, कथन कारण मिलान वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हूबहू पेपर जैसे क्वेश्चन कराऊंगा। सिलेबस में जितना दिया गया है उन सभी टॉपिक को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करने का प्रयास किया है, इसलिए इस वीडियो को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, ताकि प्रत्येक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए और पेपर में आप लोग अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाओ। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य का बुध हो जाएगा। पेपर में आपसे बुध के निकट ग्रहों का क्रम भी आपसे पूछ लेता है, तो सबसे पहले यानी कि सबसे निकट सूर्य के कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध के बाद दूसरे नंबर पर शुक्र का नंबर आता है, बुध शुक्र। पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इस प्रकार का इनका क्रम है। पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के निकटतम में कौन से नंबर की ग्रह है, तो आपका जवाब होता है तीसरे नंबर पर आपकी पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, कैनिस मेजर ग्रेट डॉग किसका उदाहरण है? गैलेक्सी का, उपग्रह का, पुच्छल तारा का, नक्षत्र मंडल का। राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल का हो जाएगा। नक्षत्र मंडल में स्मॉल बियर, बिग बियर, अर्सा मेजर, कैनिस मेजर, ये सब कुछ इसी में आपका आता है। राइट आंसर डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? कितने डिग्री झुकी हुई है? 90, 23.5, 66.5 या 0 अंश? कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 सही 1/2 है ना। इतना डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर, ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको। इसका मतलब ही होता है 23.5 डिग्री। ठीक, करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला यहाँ पर आपके सामने कहता है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करता है? इसको टाइम लगता है 27 दिनों का। कितना टाइम? 27 दिन का इसको टाइम लगता है। राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटों का इसको टाइम लगता है। पृथ्वी का परिक्रमा करने में चंद्रमा को टाइम लगता है, व अपने अक्ष पर भी इसको इतना ही टाइम लगता है। इसलिए हम लोगों को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये भी इसी का कारण हो जाएगा, 27 दिन का ही कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, कहता है, भविष्य का तारा, ब्लैक होल जैसी अवधारणाएं किससे संबंधित है? ग्रह से, सूर्य या तारों से, चंद्रमा से या उल्का पिंड से? करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा सूर्य व तारों से रिलेटेड है आपका ब्लैक होल की अवधारणाएं। ठीक, आगे क्वेश्चन आपसे कहता है, पुरापाषाण काल के औजार किस पत्थर के बने होते थे? तो ये किस पत्थर से बने होते थे? ये बने होते थे क्वार्टजाइट से बने होते थे। किससे? क्वार्टजाइट से पत्थर बने होते थे पुरापाषाण काल के औजार। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। यूपी टेट में आपसे पूछा गया है। जो डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से आपकी प्राप्त हुई है। वनावली से हल के खिलौने मिले। हल के खिलौने, हल का मतलब जिससे खेत की जुताई होती है, उनके खिलौने वनावली से मिले हैं। ठीक, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता इतिहास का पहला ही चैप्टर है। पेपर में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिल सकते हैं। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है। कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ?
जैसे मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, कांस्य की नर्तकी, डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कांस्य की जो नर्तकी है, नृत्य करने वाली महिला का जो मिला है, ठीक है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांस्य की नर्तकी। कालीबंगा ये कहाँ पर पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मतलब यज्ञ वेदिकाएं जिसमें यज्ञ या हवन किए जाते थे। चूड़ियाँ भी मिली हैं। बनावली से क्या मिला है, बनावली आपका हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पर हल के खिलौने मिले हैं। हल जिनसे खेतों की जुताई होती थी, उनके प्रतिरूप टाइप के उनके खिलौने मिले हैं बनावली से, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। लोथल, लोथल आपके गुजरात में पड़ता है, ये गोदीवाड़ा बंदरगाह भी इसको बोलते हैं। अग्निकुंड यहीं से मिला है। चावल के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। जो भी महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पेपर में रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनसे मैं कह दूँ, ये जानकारी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको बता रहा हूँ। अगर जितने भी लोग इच्छुक हैं इन नोट्स को लेकर के तैयारी करने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग आसान तरीके से कर सकते हो अपनी 60 नंबर की तैयारी। 60 नंबर की तैयारी में आपसे क्या क्या आएगा पता है आपको? इसमें हिस्ट्री भी आपसे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक भी आपसे पूछा जाएगा, संगीत 2 से 3 नंबर का, संगीत के साथ एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान जिसको बोलते हैं, और इसके साथ होम साइंस के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2-2 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है ना, 2, 2, 4, 2, 6, 10 क्वेश्चन आपके होम साइंस, एग्रीकल्चर, म्यूजिक से मिलाकर के 10 टोटल, और इधर आपसे पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। तो ये सारा नोट्स में मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक। और मैं नोट्स की बात कर रहा था, इन नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स के साथ आप लोगों को PYQ क्वेश्चन भी ऑल ईयर्स का मिलने वाला है 2011 से 2022 का। मैंने इसमें क्या किया है, जैसे 2011 के जितने भी क्वेश्चन आपसे SST के पूछे गए थे उनको मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। जैसे आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन पहला, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। 4 विकल्प की बजाय मैंने यहाँ पर डायरेक्ट उसका आंसर लिखने का प्रयास किया है, ताकि एक नज़र में आपका रिवीजन हो जाए, कम टाइम में रिवीजन हो जाए। इसी प्रकार से आपको सभी वर्ष के इस टाइप से मिल जाएंगे PYQ क्वेश्चन, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में, डेट वाइज, ठीक है ना। तो आप लोग इनको भी ले लेना। उसी प्राइस में आपको 299 रुपये में कंप्लीट एक तो आपको नोट्स मिल जाएगा, प्लस इसी के साथ PYQ क्वेश्चन ऑल ईयर्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग मैसेज या कॉल अवश्य कर लेना, दोनों चीज़ आपको एक साथ मिल जाएंगी। इसीलिए कोई किताब, कोई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप लोग टीचर हो, सरकारी टीचर हो, आपको भी टेट देना है तो भी आप लोग इनको ले लेना, या स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं उनको तो पेपर क्रैक करना ही है, नौकरी लेनी है, तो वो तो अवश्य इन नोट्स को लेकर के अभी से पढ़ाई करने जुट जाइएगा। PYQ क्वेश्चन सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ये बात 100% सही दी गई है। कथन दूसरा कहता है ऋग्वेद की रचना लौह युग में हुई, लोहे वाले युग में हुई, ठीक। ये बात क्या आपकी सही हो जाएगी? ऋग्वेद की बात यहाँ पर की जा रही है। उत्तर वैदिक काल में आपका लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था, उत्तर वैदिक काल में, फिर आपके महाजनपद काल में। लेकिन ऋग्वेद में तो लोहे का युग इसको नहीं कहते हैं कि लोहे के युग में ही ऋग्वेद की रचना हुई, ये बात गलत है आपकी। लेकिन ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ये बात आपकी सही है। केवल एक यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? घर जब उन्होंने छोड़ा, घर त्याग करने की घटना को किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से। यहाँ पर कुछ घटनाएं उनकी दी गई हैं उनके जीवन से संबंधित, उनको आपको बताना चाहूँगा। जैसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं उनकी मृत्यु को, है ना, तो मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग करने की घटना को, घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन बोलते प्रथम उपदेश को, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। तो प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को बोला जाता है। महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोला जाता है। संबोधि बोलते हैं जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान उपलब्ध हुआ, तब ये बुद्ध कहलाए, ठीक, उसको संबोधि बोलते हैं।
या निर्माण बोलते हैं, या मोक्ष के नाम से भी जानते हैं, या कैबल्य के नाम से भी उसको जानते हैं। इतना बात क्लियर आपका हो चुका है। राइट आंसर क्या है? ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर कहता है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1838 में पढ़ा था इसने। ब्राह्मी खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। कौन सी लिपि को पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। और अभिलेखों को पढ़ने के बाद उसने क्या पढ़ा? अभिलेख में लिखा क्या था? अभिलेख में लिखा था सुंदर मुखारती वाले राजा, सुंदर मुख वाला राजा, मुख वाला राजा अर्थात अशोक। अशोक को शिलालेखों में क्या बताया गया? सुंदर मुखाकृति वाला राजा। ये इसने पाया जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है पृथ्वी की सीमा परत में सिलिका के साथ क्या पाया जाता है? मैं आपको बता दिया हूँ इससे पहले की वीडियो में कि पृथ्वी की जो सीमा है ना, SIMA, इसमें क्या पाया जाता है? SI का मतलब हो जाएगा सिलिका। सिलिका यहाँ पर लिखा है, इस परत में सिलिका के साथ क्या पाया जाता है? इसके साथ में MA मैग्नीशियम पाया जाता है। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इतना तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। 3 परत होती हैं सियाल, एक आपकी होती है सियाल, दूसरी होती है सीमा, तीसरी होती है आपकी NIFE निफे। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। पहली वाली परत में सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, दूसरी में सिलिका एंड मैग्नीशियम पाया जाता है, तीसरी में निकिल और फेरस, निकिल और लोहा पाया जाता है। ये तीनों परत, परपटी इसको लिख लो आप लोग, इसको आप लोग मेंटल लिख लो, नीचे वाली को आप लोग क्रोड कर लो। इस प्रकार से भी आप लोग इसको कह सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर मैग्नीशियम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास लगभग इतना ही है, जितना यहाँ पर लिखा है 12,756 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट या जितने भी खनिज उत्तर प्रदेश में मुख्यतः आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, बुंदेलखंड में। ठीक, चित्रकूट, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, इसमें एकमात्र जिला बुंदेलखंड की सीमा में या क्षेत्र में आता है आपका, वो है चित्रकूट। ठीक, चित्रकूट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शारदा नहर से उत्तर प्रदेश के कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? 5 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 20 लाख। आंसर आपका हो जाएगा 8 लाख हेक्टेयर। कितनी हेक्टेयर? 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई शारदा नहर के माध्यम से होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सीडा गोरखपुर में आपका है, गीडा GIDA। इसका मतलब क्या होता है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। जौनपुर में आपका है सीडा SIDA, और भदोई में है वीडा VH या BIDA, इस प्रकार से वीडा है ना, भदोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा खुद नोएडा है आपका, इस प्रकार से। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस प्रकार से होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये आपके सिलेबस में दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल एक ज्योग्राफी चैप्टर है लास्ट में, तो उसमें ही सब कुछ दिया गया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो 1976 में प्रदेश का जो प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में नोएडा की स्थापना हुई थी। 1976 में नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी प्रकार जौनपुर में सीडा है, गोरखपुर में गीडा है, भदोई में आपका बीडा है। ये भी औद्योगिक प्राधिकरण के अंतर्गत ये आपकी आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षेस सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो 1985 में आपका हुआ था हस्ताक्षर। ठीक है ना। दक्षेस सार्क, जिसको सार्क बोलते हैं, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 ईयर्स का होता है, 9 वर्षों का
कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दक्षेस सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। ठीक, अगला देख लो, कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है, 9 ईयर्स का होता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को कहते हैं सुरक्षा परिषद बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को। अगला क्वेश्चन कहता है अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय का अर्थ होता है, महावीर स्वामी ने इसका प्रयोग किया है अपने पंच महाव्रतों में। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, चोरी ना करना इसका मतलब होता है। तहसील स्तर पर करों की वसूली कौन करता है? तहसील के स्तर पर कर की वसूली लेखपाल करता है, अमीन करता है, तहसीलदार करता है या नायब तहसीलदार करता है? जवाब आपको हो जाएगा अमीन। अमीन होता है जो वो तहसील स्तर पर करों की वसूली करता है। अब कई लोग यहाँ पर लेखपाल को करेंगे, लेखपाल यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। अमीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? हुएन सांग जो कि हर्ष के दरबार में आया था, तो इसने नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी, नालंदा में। राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। सी विकल्प करेक्ट आंसर। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत की अगर बात की जाए तो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली यूवी या जो हानिकारक परावैंगनी किरण हैं उनसे हमारी रक्षा करती है समताप मंडल की ओजोन परत। ठीक, ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम की सारी घटनाएं, आंधी तूफान, ओला बारिश सब कुछ यहीं पर होता है। मध्य मंडल में उल्कापिंड आने पर जल जाता है। ताप मंडल आयन मंडल से संबंधित है। ठीक, रेडियो की तरंगों से संबंधित आपका हो जाएगा। राइट आंसर मैंने आपको बताया समताप मंडल हो जाएगा। सिलेबस में चैप्टर है आपका वायुमंडल नाम से, उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने नोट डाउन की है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, शेष अन्य गैसें ऑर्गन वगैरह आपकी 1% में शामिल है। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल की जो परतें हैं शुरू मतलब कि धरातल से ऊपर की तरफ, सतह से ऊपर की तरफ, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। एक एक करके इनको जान लेते हैं। क्षोभ मंडल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसी में रहते हैं, श्वास भी इसी में ही लेते हैं। 15 किलोमीटर ऊंचाई तक लगभग पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ठीक, ऊपर जाने पर प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में भी कमी आती जाती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल बोलते हैं। मौसम की घटनाएं, आंधी तूफान, कोहरा, बादल, यहीं पर आपका सब कुछ होता है। दूसरी परत आपकी है समताप मंडल। ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। वायुयान यहीं पर उड़ते हैं। मध्य मंडल में उल्कापात होता है, उल्कापिंड जल जाता है। आयन मंडल में रेडियो तरंगें पृथ्वी को परावर्तित की जाती हैं। बहिर्मंडल जो अंतिम परत हाइड्रोजन हीलियम गैस इसमें आपकी पाई जाती है। ठीक, जो भी बताने को था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक, और ये भी पता होना चाहिए ऊंचाई के साथ वायु दाब व घनत्व दोनों ही कम होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? कम होते हैं। वायु दाब भी घनत्व भी जैसे जैसे ऊपर उठेंगे। बैरोमीटर क्या है? वायु दाब मापी यंत्र है। माप की इकाई को मिलीबार कहते हैं। एक बात हमने नोट डाउन में यहाँ पर लिखी थी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, इसलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। और जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ गैस का सिलेंडर भी लिए रहते हैं, क्योंकि ऊपर जाते वक्त क्या होता है, वायु दाब जो है ना वो कम होती जाएगी, घनत्व भी कम होता जाएगा, तो सांस लेने में उनको दिक्कत होगी, तो इसलिए वो सिलेंडर को साथ में लेकर के जाते हैं। और जैसे वहाँ पर वायु दाब कम है, तापमान भी बहुत कम है, तो तापमान कम होगा तो सर्दी होगी, सर्दी का मतलब बर्फ़ जमेगी, इसलिए पर्वतों की चोटी पर क्या बर्फ़ जमी रहती है। ये की पॉइंट हैं जो पेपर में आपसे कथन कारण या डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जिनको आप लोग कर लेना आसान तरीके से इन नोट्स की सहायता से।
और मैंने आपको क्या बताया, नोट्स के साथ PYQ वाला PDF दे दूंगा जिसमें 400 से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कथन पर आधारित प्रश्न है। कथन पहला कहता है कोयला एक धात्विक खनिज है। सबसे पहले आप एक बात को समझ लो, धात्विक क्या होता है, अधात्विक क्या होता है। देखो खनिज दो प्रकार के मुख्यतः बताए गए हैं, एक तो धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक में वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो, धातु का अंश पाया जाता हो, धात्विक या इसको बोलते हैं, जिसमें लौह खनिज अलौह खनिज भी शामिल आपके किए जाते हैं। कोयला जो है इसमें कोई धातु आपकी नहीं पाई जाती, ये धात्विक खनिज नहीं है बल्कि अधात्विक है। कैसा, अधात्विक है। पहला आपका गलत। कोयला उत्तर प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, सिंगरौली में पाया जाता है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। केवल और केवल सेकेंड सही है, दूसरा विकल्प मतलब कि दूसरा वाला कथन यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला कहता उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है। चमड़ा उद्योग कानपुर, कानपुर को जाना जाता है, उसके बाद आगरा का नंबर आता है कानपुर के बाद में। बीडा मैंने आपको बताया है, बीडा। अब पेपर में कंफ्यूज करने के लिए जैसे बीडा, बी से कई जिले उत्तर प्रदेश के बन सकते हैं, एक तो बलिया बन सकता है, दूसरा आपका भदोई, बरेली, बस्ती। अब भदोई को बीडा बोलते हैं, ठीक है ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ बरेली, बस्ती या बलिया को टिक करके आ जाओ, नहीं, भदोई को ही बोलते हैं बीडा। इन जिलों से कौन इस वीडियो को देख रहा है, बलिया, भदोई, बरेली, बस्ती से कोई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए। अगला संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला योग में प्राणायाम का अर्थ क्या होता है। योग में प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास पर नियंत्रण, श्वास पर नियंत्रण इसका मतलब होता है। अगला देखो मैगस्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया था। मैगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर के आया था। मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है। इंडिका इसके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है, जो कि मौर्यकालीन इतिहास बताने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन कहता ताम्र पाषाण काल में तांबे के साथ क्या मिलाकर के कांसा बनाया जाता था। कांसा का निर्माण किससे किया जाता था। तांबे के साथ मिलाकर कांसा बनाया जाता था, तांबे के साथ, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन के साथ मिलाकर के कांसे का निर्माण किया जाता था। तो टिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्र, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो आप लोग लोहे को स्मरण कर लेना, लोहा है ना, लोहे का हड़प्पा काल में बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है, ठीक। तांबे का हुआ है, सोने का, चांदी का, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नहीं वाला बताना है। तो कौन से धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किस मंडल में है। ये 10वें मंडल में है ना, 10वें मंडल में है आपका पुरुष सूक्त, राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला देखो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, श्रावस्ती। और सबसे साक्षर निरक्षर जितने अनपढ़ लोगों की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अनपढ़ सर्वाधिक कहाँ पर है, यानी कि निरक्षर कहाँ पर रहते हैं, तो श्रावस्ती में। जहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए वो है आपका जिला श्रावस्ती। और पहला उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया। और कुशीनारा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। राइट आंसर श्रावस्ती आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मैंने एक बात आपको बताई सेलुकस के बारे में। 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया था। सेलुकस निकेटर, यूनानी सेनापति सेलुकस ने किया था, ठीक। और सेलुकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत भेजा, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और ठीक है ना, मेगस्थनीज की किताब कौन सी है, इंडिका हो जाएगी। कौटिल्य की किताब विष्णुगुप्त या चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र हो जाएगी। मौर्य प्रशासन की जानकारी देती है। ये मैंने बता दिया है आपको। मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में, बुद्ध के बारे में। बुद्ध, यहाँ पर आप लोग समझ लो महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं।
इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता इनके शुद्धोदन शाक्य गणराज के राजा थे। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासिता ना तो अधिक कठोर तप, मध्यम मार्ग अपना लो। बुद्ध का यही कहना है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुख का कारण है, अष्टांगिक मार्ग भी उन्होंने बताया है। ठीक, और ये बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना चक्र धर्म चक्र परिवर्तन है। ये बात आपको पता थी? बताओ, जो भारत का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसके बीच का जो चक्र है ना, चक्र धर्म चक्र का परिवर्तन है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। 540 में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडल ग्राम में सत्य शांति की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। जिन ये बाद में कहलाए, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, विजेता कहलाए। इन्होंने अपने विचार प्राकृत भाषा में दिए, है ना। और इनके त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सही बातों में विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही बातों को ठीक से समझना, सम्यक आचरण, उचित कर्म करना। और इनके 5 महाव्रत कौन से हैं वो पेपर में अक्सर आते हैं। जीवों को न मारना अर्थात अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी ना करना, अस्तेय, अनुचित धन ना जुटाना, अपरिग्रह, इंद्रियों को बस में रखना। ठीक, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। श्वेतांबर, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर, निर्वस्त्र या नंगे रहने वाले। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। इन नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट भी किया गया है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में आपका कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कब? 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। अशोक ने यह युद्ध कलिंग किसका नाम है? कलिंग वर्तमान उड़ीसा को, पहले तटवर्ती उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी की सियाल किन परतों के चट्टान से बनी है? अब उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अभी से आप लोग कर लेना। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं हिंट आपको दे देता हूँ। सियाल, SIAL, सियाल, ये किन चट्टानों से बनी है बताओ? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, कोयला, क्या इसमें पाया जाता है सियाल में? किन चट्टानों से बनी है आपकी सियाल? बनी तो है आपकी सिलिका और एल्यूमिना से। सिलिका और एल्यूमिना है क्या? ये कौन सी चट्टान में पाया जाता है? अब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन कहता, उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग विश्व प्रसिद्ध जिला आपका भदोही है। कालीन के लिए भदोही विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, लेकिन कालीन का उत्पादन वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, इन तीनों जिलों में किया जाता है। यहाँ की भी कालीन पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन भदोही नंबर 1 पर आप रखेंगे। इस क्वेश्चन में 2 आंसर आपके हो सकते हैं, भदोही भी हो सकता है। उपयुक्त सभी दिया गया है तो सभी भी आपका हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर दे दिया गया है। सभी क्यों दिया गया है? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग है, तब आपको सभी के साथ जाना पड़ेगा। अगर अलग अलग विकल्प होते तो आपको भदोही टिक करना पड़ता। भदोही कालीन उद्योग के लिए फेमस। नोएडा का मुख्य कार्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों व विकास प्रबंधन। सार्क में शामिल होने वाला 8वां देश अफगानिस्तान। 2007 में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? 1948 में। कब? 1948 में की गई थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए विकल्प। अगला कहता है, गुप्त वंश का वह शासक जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्र को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहा करता था। कौन? हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। इलाहाबाद प्रयाग प्रस्तुति पर रचना किसने की? हरिसेन ने की, वो भी संस्कृत भाषा में इन्होंने रचना की थी। अगला देखो, यहाँ पर मिलान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा है। चीनी उद्योग के लिए देवरिया के साथ। देखो, आगरा जो है ना, ये पेठा उद्योग के लिए फेमस है। मेरठ खेल के सामान के लिए। चीनी उद्योग आपका देवरिया के साथ हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान आपका हो जाएगा। विकल्प ढूंढ के आप लोग कर सकते हैं। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में तो नोएडा आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर। ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हो जाएगी। अगला यहाँ पर कहता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज़ है, एंडीज़ कहाँ पर है? एंडीज़ आपकी दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ स्थित है। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सार्क से हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सार्क ही एकमात्र ऐसा संगठन जो आपके सिलेबस में दिया गया है। क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। यहाँ पर लिख देता हूँ, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। भोगवा आपके लोथल के किनारे आपकी कौन सी नदी है? भोगवा। सिंधु मोहनजोदड़ो। घग्गर रोपड़। ठीक। उत्तर प्रदेश जिले में किस जिले में डोलोमाइट पाया जाता है? डोलोमाइट सोनभद्र में। डोलोमाइट कहाँ पर? सोनभद्र में। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्टेप्स हैं? तो 12 स्टेप्स आपके होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन बिल्कुल कम टाइम में करा दिए। नोट्स में तो आपको पूरा सिलेबस मिल ही जाएगा। उसके साथ मैंने आपको क्या देने का प्रयास किया है? PYQ ऑल ईयर्स 1 लाइनर फॉर्मेट में एक बार पढ़ोगे तो रिवीजन आपका हो जाएगा। बार बार PYQ देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। नोट्स PYQ दोनों ले लेना दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके।